आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आईसीएसएसआर का माइनर मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट अभी हाल ही में उन्होंने विज्ञापन के द्वारा उसके लिए एप्लीकेशंस मंगवाए हैं और इस बार मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने सारे आवेदन जो है ऑनलाइन मोड में भेजने के लिए कहा है। इसलिए लगातार पिछले 1 हफ्ते से बहुत सारे मित्र जो हैं परेशान थे कि उसका प्रोजेक्ट ऑनलाइन तरीके से कैसे अप्लाई किया जाए। तो मेरे मन में आया कि ये सवाल बहुत सारे मित्रों के मन में होगा कि इस ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत वो उन्हें अपना मेजर या माइनर प्रोजेक्ट किस तरह अप्लाई करना है, उसकी जो तकनीकी बारीकियां हैं और प्रोजेक्ट से संबंधित जो चीज़ें हैं, मैंने सोचा उसके ऊपर इस तरह से एक वीडियो शेयर कर दूं, तो उससे तमाम जो मित्र हैं वो लाभान्वित होंगे। आपके साथ मैं वो स्क्रीन शेयर करता हूं। आप देख सकते हैं स्क्रीन जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये स्क्रीन इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज एंड रिसर्च की है। चूंकि मैंने यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाया हुआ है, ऑलरेडी मैं इस पे लॉगिन हूँ। तो जब भी आप इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च की वेबसाइट पे जाएंगे, अ, इसकी वेबसाइट जो है उसका पता आपको ICSR.org, ICSSR.org। जब आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको दाहिनी हाथ में ऊपर की तरफ लॉगिन फॉर एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखेगा। आप लॉगिन फॉर एप्लीकेशन पे जाएं, फिर वो आपसे आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए कहेंगे, साइन अप करने के लिए कहेंगे और आप अपनी आईडी और पासवर्ड बना लीजिए। और दोबारा जब आप लॉगिन फॉर एप्लीकेशन करेंगे, जब आपकी आईडी और पासवर्ड बन जाएगी, तब जब भी आप स्क्रीन साझा करेंगे, जो स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, तो हमेशा आपके सामने इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा जहाँ पे डैशबोर्ड होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अप्लाई फॉर रिसर्च प्रोग्राम, अगर रिसर्च प्रोग्राम के लिए आपको अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर मेजर माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट्स, अप्लाई फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, अप्लाई फॉर पब्लिकेशन ग्रांट, अप्लाई फॉर स्कीम ऑफ ग्रांट इन एड फॉर सपोर्टिंग प्रोफेशनल एसोसिएशंस, organizations of social scientists for their development, apply for scholars under cultural exchange program, application form for travel grants for attending seminar conferences abroad, apply for data collection abroad, apply for organizing seminar conferences, या रजिस्टर इन सोशल साइंटिस्ट रजिस्टर। तो इतने सारे विकल्प इस समय डैशबोर्ड पे आईसीएसएसआर के दिख रहे हैं कि अगर आप सोशल साइंटिस्ट के रूप में रजिस्टर करना चाहते हैं तो भी विकल्प है। अगर आप किसी संगोष्ठी या परिसंवाद का आयोजन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैसे की आवश्यकता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर विदेशों में आपका डेटा कलेक्शन का कुछ काम है, तो उसके लिए जो आने जाने का खर्च है, उसके लिए आप अलग से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कहीं किसी संगोष्ठी में आपका प्रपत्र का चयन हुआ है और आप ट्रैवल ग्रांट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं विदेशों के सेमिनार कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उसकी भी व्यवस्था है। अप्लाई फॉर स्कॉलर्स अंडर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आप बाहर जाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आवेदन आप दे सकते हैं। स्कीम फॉर ग्रांट इन एड फॉर सपोर्टिंग द प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल साइंटिस्ट फॉर देयर डेवलपमेंट, ये भी एक स्कीम है। पब्लिकेशन ग्रांट है कि अगर आपकी पीएचडी की थीसिस है और उसको अवार्ड हुए 6 महीने के या साल भर के अंदर का समय है, तो आप पब्लिकेशन ग्रांट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तरह तरह के पब्लिकेशन है, विस्तार में आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फॉर रिसर्च प्रोग्राम एंड अप्लाई फॉर मेजर माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जहां अप्लाई किया वो संख्या दिखा रहा है। जैसे मैंने मेजर एंड माइनर में 2 प्रोजेक्ट अप्लाई किए हैं, एक मेजर और एक माइनर। लेकिन जब आपका डैशबोर्ड ऐसे खुलेगा तो आप यहाँ आके अप्लाई फॉर मेजर एंड माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद जो है, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा रहा है कि एरर इन अ फाइनेंशियल ईयर, only 2 applications are accepted for a fellowship scheme. Under 1 application is already submitted or saved in draft mode under the scheme. मेरा एप्लीकेशन फॉर्म इसलिए नहीं खुल रहा है कि मैंने 2 एप्लीकेशन ऑलरेडी
अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ वो फॉर्म के ड्राफ्ट्स इस तरह से देख रहे हैं, दोनों के दोनों जो है एप्लीकेशन, एक मेजर और एक माइनर के यहाँ पे पड़े हुए हैं। व्यू एप्लीकेशन में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह के उनके क्वेश्चंस हैं, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह की इंफॉर्मेशन वो मांग रहे हैं। जब आप मेजर के लिए जान रहे हैं तो पहला पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला सेक्शन है, जहाँ पे आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी दे रहे हैं। फोटो आपको अपलोड करना है तो आप फोटो अपना तैयार रखें अपलोडिंग के लिए। इसके अलावा आपने कौन कौन से कहाँ कहाँ से मास्टर, पीएचडी, एमफिल या पोस्ट डॉक किया है उसकी डिटेल आपको देनी है। उसके बाद आपने जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देनी है। इधर आपके जो 5 या 10 बेस्ट पेपर हैं जो अलग अलग यूजीसी केयर लिस्टेड या स्कोपस वगैरह में छपे हैं, तो उनकी सूची देनी है। मैंने अपने 5 पेपर्स की यहाँ पे सूची दे दी थी। पार्टिसिपेशन इन रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उसकी उसी के बारे में फिर से पूछा है। एनी अदर एकेडमिक इंफॉर्मेशन आपको देना हो तो वो आप दे सकते हैं। एफिलिएशन डिटेल आपको अपनी देनी है। डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट को डायरेक्टर्स, अगर कोई को डायरेक्टर्स हो तो आप उनकी डिटेल दे सकते हैं। और प्रोजेक्ट्स के लिए जैसे बार बार लोग ये पूछ रहे थे कि सिनॉप्सिस में क्या क्या लिखना है, तो यहाँ पे जब आप फॉर्म खोलेंगे तो ये कॉलम्स खुल जाएंगे, वहां पे आपको अपनी चीजें लिखनी है। जैसे टाइटल ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रपोज्ड स्टडी है, मेजर रिसर्च बुक्स रिव्यूड है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह की काम हुआ है उसकी थोड़ी जानकारी देनी है आपके संबंधित विषय से। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप, रिसर्च गैप आप समझ रहे हैं कि आप जिस विषय पे आपका प्रस्तावित शोध कार्य है उस पे किस तरह के काम हुए हैं नहीं हुए हैं, तो आपका शोध कार्य किस तरह से उस होने न होने के बीच में एक कड़ी का काम करेगा, एक ब्रिज का काम करेगा, उसके बारे में आपको स्थितियां स्पष्ट करनी है। अपने ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर करने होंगे। मेजर रिसर्च के जो क्वेश्चंस बनेंगे या हाइपोथेसिस होंगे, जिन प्रश्नों से ये जुड़ा हुआ है मसला, उनके बारे में आपको हाइपोथेसिस देनी है या क्वेश्चन देने हैं। कौन कौन सी शैलियों का आप उपयोग करेंगे, कौन कौन से मेथडोलॉजी आप उपयोग करेंगे, उनके बारे में उन्होंने पूछा है। आपका रिसर्च का बड़ा इनोवेटिव है, पाथ ब्रेकिंग है, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो क्यों ऐसा है, आप उसके बारे में उन्हें थोड़ी जानकारी दे दीजिए। इस संभावित रिसर्च कार्य का आउटकम क्या होगा पब्लिकेशंस के रूप में, पब्लिकेशन को लेकर आपकी क्या तैयारी होगी, उसके बारे में उन्होंने पूछा है। एनी न्यू डेटा टू बी जनरेटेड वेयर डेटा डेफिशिएंसीज फेल्ड, मतलब भाई चूंकि अगर रिसर्च गैप है तो डेटा डेफिशिएंसी है, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। रेलेवेंस ऑफ द प्रपोज स्टडी ऑफ द पॉलिसी मेकिंग, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आप हमेशा ध्यान रखें कि रेलेवेंसी फॉर पॉलिसी मेकिंग की। आप चूंकि ये सोशल साइंसेज के प्रोजेक्ट है, खासतौर पर मैं अपने लिटरेचर वाले मित्रों से कहना चाहूंगा कि आप ऐसा विषय चुनें जिसकी एक सोशल रेलेवेंसी हो, मतलब उस स्टडी के बाद आपने जो स्टडी की है, क्या उसके माध्यम से आप सरकार को कुछ सुझाव दे सकते हैं कि जिसके माध्यम से जब उस समाज विशेष के लोगों के लिए अगर सरकार कोई योजना बनाए तो जिससे वो लाभान्वित हो सके। तो सरकार के पॉलिसी मेकिंग में आपकी स्टडी किस तरह से फायदेमंद होगी उसकी चर्चा आपको थोड़ी करनी है। इसके अलावा आपकी स्टडी सोसाइटी के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, समाज उससे कैसे लाभान्वित होगा, उसके लिए आपको बताना है। फिर माइलस्टोन्स हैं कि हर क्वार्टर में आप कैसे काम करेंगे। तो जैसे ये मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट है तो आप जो है 24 महीने हैं तो आपने उस हिसाब से मैंने डिटेल दी है। जब आप माइनर का करिए तो 4 ही में उसको निपटा दीजिए, क्योंकि 3 3 4 3 9 312 माइनर में क्वार्टर 4 होंगे, यहाँ पे 8 है। इसके अलावा बजट है, तो जैसे आपको मालूम है मेजर का बजट उन्होंने 15 लाख रुपए तक कहा है और 24 महीने का पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। और ये पूरा बजट बनाने के लिए भी उन्होंने गाइडलाइंस में उन्होंने दी हुई है। तो आप गाइडलाइंस में भी ये देख सकते हैं कि कौन से फील्ड पे कितना खर्चा करना है, कितने परसेंटेज आपको देने हैं। वो गाइडलाइंस में आप जब देखेंगे तो वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि बजट बनाते समय आप ऐसा न करें कि मान लीजिए कि वहां पे उतने का प्रस्ताव ही नहीं है और आप उससे ज्यादा जो है प्रपोज कर दे रहे हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, उतना परसेंट ही बजट बनाएं जितना कि वो गाइडलाइन में आपको बार बार उन्होंने हिदायत दी हुई है। तो गाइडलाइंस जरूर देखिएगा बजट के बारे में जब भी आपको प्रपोजल बनाना हो।
जैसे मैं देख पा रहा हूँ दूसरे लिंक पे इन्होंने जैसे बजट में बताया है कि रिसर्च स्टाफ के लिए 45% से ज्यादा का बजट ना हो, फील्ड वर्क के लिए पूरे बजट का 35% से ज्यादा बजट ना हो, इक्विपमेंट्स और स्टडी मटेरियल के लिए पूरे बजट से 12% से ज्यादा का बजट ना हो, कंटीजेंसी 5%, पब्लिकेशन रिपोर्ट 5 से 6%, इस तरह से पूरा बजट आपको यूटिलाइज करना है। और इस बजट की डिटेल्स भी आपको गाइडलाइंस में मिल जाएंगी। मैं बजट की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप बजट को बेहतर समझें, क्योंकि कई बार हम लोग बजट बनाने में गलती कर देते हैं और वहीं से परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बजट वाला सेक्शन आपके साथ साझा करूँ। ये आप अपनी स्क्रीन पे जो अब देख पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये स्क्रीन पे आ गया होगा। बिल्कुल। तो अब आप जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए आईसीसीआर प्रोजेक्ट गाइडलाइंस है। तो आप जब गाइडलाइंस में जाएंगे तो गाइडलाइंस में उन्होंने बजट के बारे में पूरी विधिवत विवेचना की है और उसके बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा किया है। मैं देख लेता हूँ कि नहीं, ये शायद मैं जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वो स्क्रीन नहीं है। क्लिक हियर फॉर द गाइडलाइंस आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी उसी स्क्रीन पे पहुंचूं जो कि मैं इस समय आपको दिखा पा रहा हूँ। देखिए एलिजिबिलिटी है, हाउ टू अप्लाई है, ड्यूरेशन है और ये हेड्स है एक्सपेंडिचर के। तो ये हेड्स अगर अभी आपको नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब मैं सही स्क्रीन जो है आपके साथ साझा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इसे बंद करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो बजट से जुड़ी हुई सही स्क्रीन है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूँ। ये देखिए अब आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ये सही स्क्रीन है और यहाँ पे जो है बजट की चर्चा है। तो हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर हैं और वैल्यूज हैं। रिसर्च स्टाफ जो है नॉट एक्सीडिंग 45% ऑफ द टोटल बजट, फील्ड वर्क जो है 35% से ज्यादा हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए आप मेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप 10 लाख का बजट बना रहे हैं टोटल, तो आपका जो रिसर्च स्टाफ का है वो 45% का बजट है। तो आप उसमें एक अंदाजा लगा लीजिए कि आप 4.5 लाख से ज्यादा यहाँ पे खर्चा नहीं करना है। यहाँ पे आपको 3.5 लाख से ज्यादा नहीं खर्चा करना है। यहाँ पे आपको 1,20,000 से ज्यादा खर्चा नहीं करना है। यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 5%। तो 5% जो है 10 लाख का 5% हो गया यहाँ पे, है ना। तो इसी तरह पब्लिकेशन के लिए 5 से 6% और टोटल बजट इस तरह से अगर आप कैटेगराइज करके बनाएंगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी की उन्होंने शर्तें तमाम दी हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेजर माइनर के लिए जो आपकी शर्त होगी कि मेजर का बजट 15 लाख का होगा, माइनर का बजट 5 लाख का होगा, माइनर 12 महीने के लिए होगा, मेजर जो है 24 महीने के लिए होगा। ये प्रोजेक्ट्स करने के लिए आपको अपने पेरेंट इंस्टीट्यूशन से कहीं छुट्टी लेके जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ वहाँ रहते हुए आप इसे कर पाएंगे। और फील्ड वर्क या इस तरह की चीजों के लिए हर इंस्टीट्यूशन में प्रोविजन है, आप उसके लिए जो है आपको छुट्टी मिल जाएगी। विषय का चयन करते हुए जो अंतिम बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि विषय का चयन करते समय खासतौर पे जब आप आईसीएसएसआर जैसी संस्थाओं के लिए अप्लाई कर रहे हैं रिसर्च प्रोजेक्ट, तो हमेशा ऐसे विषयों का चयन करिए
जो एक तो इंटरडिसिप्लिनरी हो, अंतर विषयी हो, और जो कहीं न कहीं समाज और सरकारी योजनाओं के निर्माण या उनके कार्यान्वयन में अपनी कोई भूमिका तय कर सके। मैं उदाहरण के लिए बताऊँ कि जैसे मैंने इसके पहले आईसीसीआर इम्प्रेस का जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, वो मालेगाँव सिनेमा पे किया। मालेगाँव एक छोटी-सी जगह है। वहाँ पे बहुत छोटे स्तर पर पायरेसी और दूसरे संसाधनों के माध्यम से जो है छोटे-छोटे सिनेमा बनाए जाते हैं। पूँजी भी वहीं की, देखने वाले लोग भी वहीं के, कलाकार भी वहीं के, और इनकम भी वही, प्रॉफिट भी वही। तो ऐसे ऐसे मॉडल्स पूरे देश में बहुत कम मिलते हैं। तो ये जो स्थानीयता का एक रंग होता है, जो स्थानीय सपोर्ट होता है, वो किस तरह से एक रोजगार पैदा करता है और एक आपको आइडेंटिटी देता है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था। तो लोकल टू ग्लोबल वाला जो कॉन्सेप्ट है, आप ऐसे विषयों को चुनिए कि जो विशेष हों, मतलब खास हों, और उन लोकल चीज़ों को आप ग्लोबल लेवल पे एक पहचान दिलाने की कोशिश करें। साथ ही साथ उनकी परेशानियाँ खुद उनकी जो परेशानियाँ हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं, उनको दूर करने के लिए किस तरह की योजनाएँ बनाई जा सकती हैं, सरकारी गैर सरकारी संगठनों द्वारा किस तरह से उनकी मदद की जा सकती है, ये अगर आप आइडेंटिफ़ाई करेंगे, तो वो समाज के लिए भी अच्छा होगा और सरकार के लिए भी अच्छा होगा, जो उनके लिए बेहतर योजनाएँ बना सकती है। तो इसमें आप कलाकारों को ले सकते हैं, उनकी कलाओं के संरक्षण को ले सकते हैं। जैसे पहाड़ों में बहुत सारे गाँव हैं जो छोटे-छोटे उद्योगों के लिए जाने जाते हैं। कोई गाँव अपनी शॉल के लिए जाना जाता है, तो कोई खास तरह के लकड़ी के कामों के लिए जाना जाता है। तो ऐसे विषयों को आप केंद्र करके बना सकते हैं, या आप जहाँ भी रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी रह रहे हैं, वहाँ की जो इस तरह की खास आइडेंटिटी है, जो छुपी हुई है, जिसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं मिला है, तो उनसे जुड़ी अच्छाई, उनसे जुड़ी परेशानियाँ, उनसे जुड़ी जो अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं, उनसे जुड़े जो इनोवेशंस हो सकते हैं, उनको लेकर अगर आप विषय का चयन करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लाभान्वित होंगे। और मैं आप लोगों को शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप ऑनलाइन मोड पे अपना प्रोजेक्ट अप्लाई करें, और उसके बावजूद अगर आपको कभी कोई दिक्कत लगे, तो इस यूट्यूब चैनल में आप कमेंट के माध्यम से आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं यथाशक्ति कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उसके बारे में सूचना दूँ और जो है आपकी परेशानी दूर करूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।